डेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी थे और डेहरी से बीती रात अपनी कार से पटना जा रहे थे। तभी बारुण में धनौती पुल के पास अपराधियों ने उनकी कार को ओवरटेक किया और उनके ड्राइवर को कब्जे में लेकर इनकी बेरहमी से मारपीट इनके साथ की गई। विमल कुमार इसी मारपीट में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उन्हें रोहतास में जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मारपीट के दौरान उन्हें गोली मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। हत्या की वजह भी अभी तक साफ नहीं है। रोहतास के डीएम ने जरूर कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए रोहतास और औरंगाबाद पुलिस लग चुकी है। पुलिस ने उनके ड्राइवर को हिरासत में लिया और पूछताछ इस वक्त भी चलती हुई। कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार गया जी के शेरघाटी के रहने वाले थे। फिलहाल उनका परिवार पटना में रह रहा है। तो 6 से 7 की संख्या अपराधियों की बताई जाती है, जो पहले से ही संभवतः वहां मौजूद थे, जिनके पास इस बात की जानकारी थी कि कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार इसी रास्ते से पटना जाने वाले हैं। और जैसे ही उनकी गाड़ी जो है वो बारुण के पास पहुंचती है, उसी दौरान पहले ओवरटेक कर गाड़ी को रोका जाता है। ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर औरंगाबाद के विमल कुमार, जिनकी जानकारी सामने आ रही है, उनकी बेरहमी से पहले पिटाई की जाती है कार्यपालक पदाधिकारी की और उसके बाद गोली चलाने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। रोते बिलखते परिवार के लोग आपके सामने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में दिख रहे होंगे। इस घटना के बाद से अब कई सवाल खड़े हो गए। इस वारदात को अंजाम देने के पीछे की वजह क्या रही? क्या किसी से कोई आपसी रंजिश, दुश्मनी में इसे अंजाम दिया गया? मारपीट, चूंकि शरीर पर काफी जख्म के निशान मिले हैं, तो ऐसे में मारपीट करने के बाद हत्या की बात जो सामने आ रही है, उसे लेकर इसमें कौन लोग शामिल थे और इस पूरी घटना को लेकर फिलहाल अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लगातार छापेमारी अभियान जरूर चलाया जा रहा है, इसे लेकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी कोई गिरफ्त में नहीं है। पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार भी है कि आखिर इस पूरे हत्याकांड के पीछे की वजह क्या खुलकर सामने आ रही है। जज बुद्ध के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे नगर परिषद की स्कूटी सर को हत्या कर दी गई है और उनको साजिद की तरह मारा गया है। आज लॉन स्पॉट की कार्यक्रम से निकल रहे थे घर की ओर, उनको एक बड़ा साजिश रच के उनका हत्या की गई। बॉडी है डेहरी की यू साहब की बॉडी है, कोई मर्डर उनका कर दिया है और मर्डर का क्या कारण है अब तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी पोस्टमार्टम में बॉडी गई है। जो घटनास्थल है औरंगाबाद में है, लेकिन औरंगाबाद पुलिस और रोहतास पुलिस दोनों जांच में जुट गए हैं और प्रक्रिया जारी है। जल्द से जल्द जो भी दोषी होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। चालक को हिरासत में लिया गया है, औरंगाबाद पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ जारी है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है सर? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। एक बार रिपोर्ट आ जाता है और जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही कुछ बोलना ठीक है। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बेखौफ बदमाशों का तांडव देखने को मिला। देर रात युवक को गोली मारी गई है। काम से लौट रहा था युवक कैलाश, जिस दौरान उसे गोली मारी गई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती इस वक्त कराया गया है। टेंट हाउस में ये युवक काम करता है। कांटी के साईं हनुमान चौक की घटना बताई जा रही है। गांव के ही युवकों पर आरोप है पुराने विवाद में गोली मारने की बात सही यहां पर इस वक्त सामने आती हुई। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी इस वक्त तेज है। तो मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, कांटी के साई हनुमान चौक पर एक युवक को गोली मारी गई। बेखौफ बदमाशों का तांडव जो है वो देखने को मिला है। हालांकि ये युवक इस वक्त इलाजरत है, स्थिति गंभीर बताई जा रही है और पुलिस इसे लेकर आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर चुकी है। संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियांक, क्या जानकारी मिल रही है? घटना के पीछे की वजह क्या साफ हो पाई और लोग जो शामिल थे
उनकी पहचान क्या सामने आ रही है? जी, यह घटना जो है वह कांटी थाना क्षेत्र की है और जो घायल कैलाश कुमार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वह देर रात जब वह काम से लौट रहे थे, टेंट हाउस में काम करते हैं, और उनके घर के सामने ही में गांव के ही कुछ युवक हैं जिनसे उनका पहले से झगड़ा चल रहा था। वो लोग उन्हें घेर लिए और इसी दौरान उन्हें गोली मारी गई है और फिलहाल उन्होंने उनका नाम भी बताया है और पुलिस उन तमाम नामों के हिसाब से उनकी जांच पड़ताल कर रही है, छापेमारी भी तेज कर दी है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी, ऐसा पुलिस के द्वारा कहा गया है। तो कहीं न कहीं जो गोलीबारी की घटना हुई है, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है और युवक जो घायल है उसका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। युवक की स्थिति के बारे में कोई जानकारी मिल रही है? जी, युवक की स्थिति जो है फिलहाल स्थिर है और वह हालत में सुधार हो रहा है, क्योंकि पेट में गोली लगी है तो डॉक्टर ने उसे भी फिलहाल उसे अपने अस्पताल में रखा है, उसका इलाज कर रहे हैं अभी। प्रियांक, इसे लेकर पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ पाया? जी, पुलिस के जो पश्चिमी एसडीपीओ है अनिमेश चंद्र ज्ञानी, उन्होंने खुद बताया है कि मामले में जो है वह जांच कर रहे हैं और वह घटनास्थल पर भी पहुंचे थे और रात में खुद उन्होंने घायल युवक से भी बयान लिया है और उसके बाद जो है वो उन्होंने बताया है कि जो भी आरोपियों का नाम बताया गया है घायल के द्वारा, उनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस घटना में कितने लोगों के शामिल होने की जानकारी आ रही है? जी, घायल के अनुसार बताया जा रहा है कि इसमें 5 लोग जो हैं वह शामिल है, गांव के ही 5 युवक हैं जिनका नाम भी घायल युवक ने बताया है। तो अब तक 5 लोगों के नाम सामने आए हैं और देखने वाली बात होगी कि जांच में और कितने लोग इसमें निकल कर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक इस तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, बेखौफ बदमाशों का तांडव साफ नजर आया, जहां पर बताया जा रहा है कि आपसी विवाद को लेकर घटना को संभवतः अंजाम दिया गया है और जिन लोगों की पहचान सामने आई है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। बेगूसराय में कोर्ट ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को 7 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। 8 साल तक सुनवाई के बाद फैसला सामने और फैसले के बाद कोर्ट में मौजूद मंजू वर्मा और उनके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामला अवैध हथियार रखने से जुड़ा हुआ है। आपको बताते चलें कि चिरिया बरियारपुर थाने में दर्ज मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी पाया गया और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। नहीं देने की स्थिति में 1 साल और जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। साल 2018 का ये पूरा मामला है जिसे लेकर अब ये फैसला सामने आया और 50 कारतूस अवैध तरीके से रखे गए थे घर में और इसी में शनिवार को कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। जो हैं एडीजे 2 श्री ब्रजेश कुमार सिंह, उनके न्यायालय में चिरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 143/18 में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को न्यायालय द्वारा हथियार रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा दी गई। यह घटना 2018 की है। माननीय न्यायालय ने दोनों को 7 साल की सजा दिया तथा 50,000 रुपये का अर्थदंड दिया। अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास दिया है। वैशाली में बिदुपुर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के फरार आरोपियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने कुर्की करते हुए आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया। बिदुपुर में सेना के जवान जितेंद्र कुमार और उनके बुजुर्ग पिता की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मुनारिक राय की बेरहमी से हत्या हुई थी और इसी मामले में आरोपियों के खिलाफ कानून का सबसे बड़ा हथौड़ा चला। शुक्रवार को पुलिस ने फरार आरोपियों के घर पर ढोल नगाड़ों के साथ इश्तेहार चिपकाया था और शनिवार को पुलिस की टीम भारी दलबल और बुलडोजर लेकर अपराधियों के दरवाजे पर पहुंच गई। मुख्य आरोपी मुठभेड़ में पहले ही दबोचा जा चुका है, लेकिन केस के अन्य फरार आरोपियों ने जब सरेंडर नहीं किया तो कोर्ट के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई और इसी के साथ पुलिस ने अपराधियों को सख्त संदेश भी दे दिया। तो देखिए कैसे कुर्की जब्ती की कार्रवाई और घर को जमींदोज किया गया। फरार आरोपियों के घर पहले कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया गया था और सरेंडर नहीं करने की स्थिति में यहां पुलिस की तरफ से बुलडोजर एक्शन देखने को भी मिला है। तो सेना के जवान और उनके पिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने यह सख्त एक्शन अनुसंधान के क्रम में 24 घंटे के अंदर जो है जो मुख्य आरोपी थे जगदीश राय, वो पुलिस मुठभेड़ में जो है घायल हुए थे और घायल होने के बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
फिर फर्दर अनुसंधान में जो है अब तक इसमें जो है इस कांड में लगभग 5 आरोपी और जो है उनको भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो कुल 6 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। अभी 5 आरोपी जो है फरार चल रहे हैं इस कांड में। इनके विरुद्ध जो है माननीय न्यायालय से महज जो है 19 दिनों के अंदर कुर्की जब्ती प्राप्त किया गया है और आज जो है विधिवत जो है कुर्की जब्ती इसमें किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो से पुलिस के सिस्टम पर गंभीर सवाल अब खड़े हो चुके हैं। घटना बलिया थाना क्षेत्र की है, जहां लोगों ने अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए एक महिला और एक नाबालिग को तालिबानी सजा दे दी। बताया जाता है कि लोगों ने दोनों को घर में आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा और उसके बाद दोनों की जमकर पिटाई की गई और अमानवीय व्यवहार किया गया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस पूरे मामले पर बलिया डीएसपी ने वीडियो की जांच कराने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर अब कार्रवाई की बात कही गई है। कहा गया है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अमानवीय व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद से डीएसपी ने जांच का भरोसा दिया है। तो ये वो तस्वीर है जब दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। तालिबानी सजा का वीडियो इस वक्त वायरल, जिसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। आपत्तिजनक हालत में मिले थे महिला और नाबालिग। इसके बाद ये लोगों ने कानून को खुद ही अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं। पंचायत लगा करके ये एक तरह का प्रताड़ना, और इस प्रताड़ना पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रताड़ित करने वाले जो ही उस पंचायत में शामिल हैं इस मामले में संज्ञान लेकर के तत्काल कार्रवाई किया जाए। अजय बलिया को महिला पदाधिकारी के साथ जब जा करके उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया है। जांच के उपरांत तथ्य जो भी सामने आएगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और संवाददाता संतोष कुमार हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, अब तक जब ये वायरल होने के बाद तस्वीर एक्शन के तौर पर क्या लिया गया? जी देखिए, जहां तक बात है एक्शन लेने की, तो वायरल तस्वीर के बाद पुलिस का ये कहना जरूर है और दावा कर रही है पुलिस की जल्द ही इसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक अगर देखें तो पुलिस को इस मामले में कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। हाँ, हालांकि पुलिस का ये दावा है कि उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, जो भी लोग थे, क्योंकि जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी बयान दिया है और उन्होंने भी कहा है और इस घटना की निंदा की है। तो कहीं न कहीं पुलिस को एक बड़ा सहयोग जरूर मिल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। जहां तक इस घटना की बात है तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, भले ही वहां पर गलत काम किए गए और गलत काम करते हुए लोगों ने पकड़ा था, लेकिन लोगों को ये अधिकार कैसे मिल गया कि उन्होंने सजा खुद से मुकर्रर कर दी और उन्हें जो है अमानवीय सजा तक दी गई। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है और कहीं न कहीं पुलिस भी सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल संतोष, ये किस दिन की तस्वीर है जो वायरल हो रही है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है? ये मामला 3-4 दिन पहले का है, जब आपत्तिजनक अवस्था में दोनों महिला एवं एक युवक को पकड़ा गया था। लेकिन वायरल जो है ये तस्वीर कल होके हुई थी। उसके बाद पुलिस के समक्ष भी ये वीडियो आया था और उसके बाद से ही पुलिस दावा कर रही है, लेकिन अभी तक ये इसमें कोई खास सफलता पुलिस के हाथ नहीं लग पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सकरा थाना क्षेत्र के हरिपुर कृष्णा गांव में महादलित बस्ती का रास्ता बंद करने को लेकर विवाद हिंसक हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के सामने दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग खासकर महिलाएं घायल हो गईं। पीड़ितों ने गांव के कुछ लोगों पर धारदार हथियार से हमला करने, जाति सूचक गाली देने और रास्ता रोकने का आरोप लगाते हुए सकरा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फिलहाल पुलिस ने इस मामले को दर्ज करने के साथ जांच शुरू कर दी है। तो देखिए रास्ते के विवाद में कैसे हिंसक रूप ले लिया, जमकर एक दूसरे के ऊपर
लात, घूसे, पत्थर से हमला किया जाता हुआ पुलिस वहां मौजूद है और पुलिस की मौजूदगी के बीच ही लोग कैसे यहां एक दूसरे की जान लेने पर उतारू नजर आ रहे हैं। धारदार हथियार से हमला करने का आरोप भी है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है, जहां खाद तस्करी, किल्लत और नकली खाद की खबर जैसे ही चली उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया और कोटवा थाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घर में छापेमारी की। घर के अंदर छिपाकर रखे गए 50 बोरी यूरिया को जब्त किया गया है। किसानों ने यूरिया के कालाबाजारी की शिकायत की थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। और पटना से बड़ी खबर, जहां टीआरई 4 को लेकर बीपीएससी शिक्षा विभाग को अब पत्र भेजेगा। आयोग को प्राप्त अधियाचना में त्रुटि मिली है, जिसके बाद बीपीएससी अब शिक्षा विभाग को इस बाबत एक पत्र लिखकर इसमें सुधार की मांग करने वाला है। रोस्टर और रिक्ति में संशोधन के बाद ही अब विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अगस्त के अंतिम सप्ताह तक विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग ने कुल 32,388 पदों के लिए रिक्ति का प्रस्ताव भेजा था बीपीएससी को। अब इसमें त्रुटि आने के बाद से बीपीएससी एक बार फिर पत्र के जरिए शिक्षा विभाग को इसमें सुधार की मांग करने वाला है। और अब बात बांकीपुर उपचुनाव की कर लें तो कल यानी कि 3 अगस्त को वोटों की गिनती होने वाली है। एएन कॉलेज में मतों की गिनती होगी, जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चलें, सुबह 5 बजे से एएन कॉलेज की तरफ जाने वाले सारे रास्ते को आम वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी गड़बड़ी यहां न हो। तो एएन कॉलेज जहां पर ये सारे ईवीएम रखे गए हैं, वोटों की गिनती की शुरुआत यहां जैसे ही होगी उससे पहले सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं, जो कई स्तरों पर यहां पर किए गए हैं, वो सब कुछ मुकम्मल कर लिए गए। 34% वोटिंग यहां पर बांकीपुर की जनता ने की और इसे लेकर भी जो बार बार ये सवाल हो रहे थे कि अभी तक का सबसे कम वोटिंग प्रतिशत नजर आया, इसे चिंता जरूर खड़ी हुई और ये कहा गया कि शहरी, चूंकि अर्बन क्षेत्र है, ये शहरी क्षेत्र है और इस लिहाज से शहरी क्षेत्र के जो मतदाता होते हैं वो वोटिंग को लेकर क्या बहुत ज्यादा यहाँ सामने नहीं आते। अब इंतजार करना होगा कि बांकीपुर में जिस त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा था, इसमें बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद किसे मिला, इसके लिए कल का इंतजार जरूरी। बांकीपुर में हुए उपचुनाव के मद्देनजर एएन कॉलेज में कल मतों की गिनती की जाएगी। उसके मद्देनजर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और यहाँ पे एएन कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतों की गिनती कल यानी 3 अगस्त को सुबह 8 बजे से यहाँ की जाएगी। इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने और आम लोगों को जाम से बचाने के लिए यातायात पुलिस ने रूट प्लान भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि कल यानी सोमवार को सुबह 5 बजे से मतगणना कार्य के संपन्न होने तक बोरिंग रोड चौराहा से एएन कॉलेज की ओर सभी प्रकार के सामान्य वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। मोहिनी मोड़ से लेकर सहदेव महतो मार्ग तक सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे। शिवपुरी रेलवे क्रॉसिंग से एएन कॉलेज मोड़ तक आम यातायात के लिए बंद रहेगा। इसी तरह राजापुर पुल से हड़ताली मोड़, नेहरू पथ, बोरिंग रोड, पाटलिपुत्रा गोलंबर, पानी टंकी की ओर से किसी प्रकार की व्यावसायिक वाहन का परिचालन भी नहीं होगा। एम्बुलेंस, अग्नि वाहन और मरीजों के वाहन ये रास्ते से वो जा सकते हैं और ये देख सकते हैं कि जो मतगणना केंद्र है यहाँ पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ पासधारियों को ही एंट्री मिलेगी, यानी कवरेज के लिए भी जो मीडिया के लोग होंगे जिनका पास बना होगा वही आ सकते हैं और सुरक्षा के सख्त इंतजाम यहाँ किए गए हैं ताकि कहीं कोई चूक ना हो। यानी इसी गेट से जो एंट्री है कर्मचारियों की वो होने वाली है। कल महत्वपूर्ण दिन है। बांकीपुर उपचुनाव के मद्देनजर वोटों की गिनती की जाएगी और उसके मद्देनजर एएन कॉलेज में सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम बना दिया गया है और कल
वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है और उसके मद्देनजर सुबह 5 बजे से लेकर वोटों की गिनती कंप्लीट होने तक जो यातायात व्यवस्था है, एएन कॉलेज के जो मार्ग हैं उसे बंद किए जाएंगे, यानी आम वाहनों की एंट्री पूरी तरीके से कल बंद कर दी जाएगी। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर से देश के युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत तो उसके युवा हैं और आज भारत के युवा विकास और नवाचार के नए अध्याय लिख रहे हैं। पीएम मोदी ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि मंत्र मानने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारतीय युवाओं की पहुंच अब अंतरिक्ष तक हो चुकी है और उनके सामर्थ्य, प्रतिभा और संकल्प से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को देश के भविष्य का सबसे मजबूत आधार बताते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। निर्भर भारत का अभियान हो, मेक इन इंडिया का अभियान हो, इसकी सफलता के पीछे भारत के युवाओं की ही ताकत है। साथियों, किसी भी देश में युवाओं का सामर्थ्य तभी उस राष्ट्र की शक्ति बनता है जब उसे सही अवसर मिले, जब उसे सही दिशा मिले और जब उसे अपनी ही धरती पर बड़े सपने देखने, उन्हें पूरा करने का भरोसा मिले। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा और इसी बीच सुल्तानगंज में गंगा का पानी नमामि गंगे घाट की सीढ़ियों तक पहुंच गया। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे घाट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। साथ ही एसडीआरएफ, स्थानीय नाविक के साथ पुलिस जवान को तैनात कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने लोगों से बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करने की अपील की है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि गंगा में उफान आ गया है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा में उफान है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए तमाम वो उपाय नमामि गंगे घाट पर किए गए हैं। बैरिकेडिंग की गई है, एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है, साथ ही साथ स्थानीय नाविक को भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगाया गया है। जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन की टीम भी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ धाम में आज से श्रावणी मेले की विधिवत शुरुआत हो रही है। मेले में आने वाले लाखों कांवरियों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। पर्यटन विभाग ने रामदयालु सिंह कॉलेज मैदान में भव्य टेंट सिटी बनाया, जहां ठहरने, स्नान करने, भोजन और चिकित्सा के इंतजाम किए गए। कांवरियों के मनोरंजन के लिए भी विशेष कार्यक्रम यहां पर होने वाले हैं और श्रद्धालुओं की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। शुरुआत हो गई है। ऐसे में उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ मंदिर मुजफ्फरपुर में भी अब कांवड़ियों का जत्था आने लगेंगे और इसको लेकर मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की तरफ से विशेष तैयारी की गई है। आरडीएस कॉलेज मैदान में पर्यटन विभाग की तरफ से आप देखेंगे कि एक भव्य टेंट सिटी बनाया गया है और यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है कांवड़ियों के लिए की जा रही है। ये पर्यटन विभाग और बिहार टूरिज्म जो है उसके तरफ से यह विशेष व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की तरफ से खास व्यवस्था की गई है, जहां पर जो कांवड़िया होंगे जो कि पहलेजा से जल लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे, तो मुजफ्फरपुर के
रामदयालु सिंह कॉलेज परिसर में यह टेंट सिटी बनाया गया है, जहां पर कांवड़ियों के विश्राम के लिए विशेष व्यवस्था है। यहां पर उनके लिए जो है सैकड़ों बेड लगाए जा रहे हैं। यहां पर वह आराम करेंगे, उनकी सेवा की जाएगी, उनके नहाने की व्यवस्था की जा रही है। हैंगर पंडाल है, 2 अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं जिसमें सैकड़ों कांवड़िया एक साथ विश्राम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश पर्यटन विभाग की तरफ से की जा रही है। तो मुजफ्फरपुर में भी अब सावन की पहली सोमवारी को लेकर तैयारी पूरी है और यहाँ पर भी लाखों कांवड़िया जलाभिषेक करेंगे। ऐसे में यहाँ पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा एक खास व्यवस्था की गई है। भव्य टेंट सिटी का निर्माण कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर से